जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त प्रशांत अपने YouTube चैनल बिहार डीएलएड ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अपना ऑनगोइंग चैप्टर S2 का यूनिट 5, जहां पे हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था लास्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोगों ने मस्तिष्क के बारे में, न्यूरोदही के बारे में, मोटिवेशन के बारे में पढ़ा था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग फिर से 2-3 टॉपिक है उसको देखेंगे। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा और इस सेशन में हमारा जो ये यूनिट है, बल्कि बोले ये बुक है, वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए, बिना समय गवाए हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले टॉपिक का आज का वो है हमारा अवधान। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बस 2-3 टॉपिक है, मतलब 15-20 मिनट में आपका ये इस सेशन के साथ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अवधान की बात करें फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटेंशन। ठीक है, अवधान का मतलब क्या होता है? अटेंशन या ध्यान लगाना। ठीक है ना। अब ये अवधान होता क्या है? ठीक है ना। यहाँ 2-3 टॉपिक है। अवधान क्या होता है, अवधान के प्रकार और अवधान की विशेषताएं। यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं और फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, क्योंकि इस यूनिट में है ही नहीं, ये 2-4 टॉपिक है, इसी से आगे पीछे करके वो सवाल को पूछेगा आपसे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स अवधान या ध्यान जिसको बोलते हैं। तो अवधान जो है फ्रेंड्स एक चयनित मानसिक प्रक्रिया है। मतलब कि हम किसी भी चीज पर ध्यान लगाते हैं तो उसका चयन करते हैं पहले, और ये हमारे दिमाग के द्वारा होता है। हम ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने का मतलब हम उस चीज को ध्यान से देख रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। इसीलिए इसको चयनित इसको क्या बोलेंगे? चयनित मानसिक प्रक्रिया। एक चयनित मतलब चयन किया जाता है, चूज किया जाता है और वहां पे दिमाग लगाया जाता है। तो अवधान की अगर डेफिनेशन की बात करें तो अवधान एक चयनित मानसिक प्रक्रिया है, जहां व्यक्ति किसी विशेष मुद्रा में आकर किसी वस्तु को अपनी चेतना के केंद्र में लाता है या लाने का प्रयास करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अवधान बोलते हैं। ठीक है ना। व्यक्ति क्या करता है कि उसके सामने बहुत सारे उद्दीपक होते हैं, बहुत सारी वस्तुएं होती है। उन सारे वस्तुओं या उद्दीपकों में से वो अपनी इच्छा या अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें से कोई एक विशिष्ट उद्दीपक को चुन लेता है ना। बहुत सारे उद्दीपक होंगे, ऐसा नहीं कि सबको चुन लेगा। उसमें से जो उसके नीड के हिसाब से होगा, जो उसकी आवश्यकता के अनुसार होगा, जिसमें उसकी इच्छा करेगी, उस उद्दीपक को वो चुन लेता है या उस वस्तु को चुन लेता है और उस उद्दीपक को या वस्तु को वो अपने चेतना के केंद्र में, मतलब अपने दिमाग के सेंटर में लाता है, एकदम सेंटर पे लाने का प्रयास करता है या लाता है। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? तो अवधान बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो अवधान क्या हो गया? तो अवधान एक चयनित मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति किसी विशेष मुद्रा में आके किसी भी वस्तु को अपने माइंड के सेंटर में या चेतना के सेंटर में लाने का प्रयास करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अवधान बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो अवधान के प्रकार, तो याद रखिएगा अवधान के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। ये पूछा जाता है कौन कौन से? आकस्मिक अवधान, ऐच्छिक अवधान और अनैच्छिक अवधान। एक एक करके समझ लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं आकस्मिक अवधान। आकस्मिक का मतलब आप समझिएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो भी पढ़ाई हो ना, वो एक तरह से देखा है तो शब्द का ही खेल है। अगर आप शब्द को समझ रहे हैं, मतलब आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक से, है ना। कोई बच्चा है, अचानक से उसका ध्यान कहीं पे चला गया, आप रोड पे जा रहे हैं, है ना, अचानक से कोई गाड़ी बगल से निकली, हॉर्न मारता, आपका ध्यान वहां चला जाएगा। मतलब क्या हुआ? एक आकस्मिक ध्यान अवधान होता है वहां पे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आकस्मिक अवधान। मतलब अचानक से सडनली कहीं ध्यान चला जाना। जैसे छोटे बच्चों को खासकर आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो बच्चा मेला में जाता है तो मेला में ना उसका ध्यान जो होता है ना, कभी इस खिलौने पे, कभी उस खिलौने पे, ऐसा होते रहता है। मतलब उसका ध्यान क्या होता है? अचानक से कहीं चला जाता है ना। कभी इस खिलौने को देखेगा, कभी उस खिलौने को देखेगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आकस्मिक अवधान बोलते हैं। इसमें मतलब व्यक्ति कोई ये नहीं करता है, मतलब अपने तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाता, उसका ध्यान ऑटोमेटिकली कहीं चला जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं ऐच्छिक अवधान की। तो ऐच्छिक का मतलब होता है जो अपने इच्छा से आए, है ना। हम अपने इच्छा से ध्यान लगाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ये क्या होगा? आपका ऐच्छिक अवधान हो गया कि मेरी वीडियो को आप लोग क्या हो रहा है? ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? तो अपनी इच्छा से देख रहे हैं। आपको लगा हुआ कि नहीं इसकी जरूरत है तो आप लोग देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मेरे बोल देने से आप देख रहे हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं अंदर से लगा होगा, आपकी इच्छा हुई होगी, आपको आवश्यकता आन पड़ी होगी, इसीलिए आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। मतलब जब किसी व्यक्ति में अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु पर या किसी उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित करता है या ध्यान लगाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऐच्छिक अवधान बोलते हैं। ठीक है ना। आगे चल के फ्रेंड्स ये भी 2 पार्ट में टूट जाता है, जिसको बोलते हैं एक प्रत्यक्ष ऐच्छिक ऐच्छिक अवधान, और एक को बोलते हैं अप्रत्यक्ष ऐच्छिक अवधान।
ठीक है। मतलब कि ये जो ऐच्छिक अवधान है, आगे ये भी दो पार्ट में टूट जाता है, प्रत्यक्ष ऐच्छिक अवधान और अप्रत्यक्ष ऐच्छिक अवधान। प्रत्यक्ष ऐच्छिक अवधान उस अवधान को बोलेंगे जहां व्यक्ति या बालक को ध्यान लगाने के लिए या अवधान लगाने के लिए एफर्ट लगाने की या प्रयास करने की कोई आवश्यकता पड़ती है। मतलब वो ध्यान जो लगाएगा ना वो प्रयास करके लगाएगा, ऐसा नहीं कि उसका ध्यान अपने आप चल जाएगा। वहीं इसके विपरीत अप्रत्यक्ष ऐच्छिक अवधान मतलब कि बिना प्रयास किए बालक का ध्यान ऑटोमेटिकली किसी वस्तु पे, किसी उद्दीपक पे चला जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष ऐच्छिक अवधान हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई फर्क नहीं लगाना होता है ना। इसमें जो व्यक्ति होता है वो जानबूझ कर लगाता है ना। ऐच्छिक में क्या होता है, जानबूझ के मुझे क्या चाहिए भाई, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, वो आप जानबूझ के ध्यान लगा रहे हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं अनैच्छिक अवधान। फ्रेंड्स इसी का देखा जाए तो एक तरह से उल्टा बोल सकते हैं, वाइस वर्सा, कि अनैच्छिक मतलब इच्छा न रहते हुए भी ध्यान को लगाना ही क्या कहलाता है, अनैच्छिक अवधान कहलाता है। इसमें हम लोग का कोई इंटेंशन नहीं रहता, कोई इच्छा नहीं रहता, फिर हम लोग इसमें ध्यान को लगाते हैं। ठीक है ना। बल्कि ऐसा बोल सकते हैं कि मान के चलिए कोई व्यक्ति है, वो उसका इच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन उस वस्तु या उद्दीपक में ऐसा क्वालिटी है, ऐसा गुण है कि उसको लगाना पड़ रहा है। इसको ऐसा समझिए कि बहुत सारे दवा ऐसे होते हैं जो थोड़ा कड़वे होते हैं, लेकिन हम लोग को खाते हैं, खाने का तो इच्छा नहीं होता अंदर से, लेकिन फिर भी उस दवा को खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि उस दवा को खाने से हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, उस दवा का वो गुण है, उस दवा की वो विशेषता है, और उसी गुण या विशेषता के कारण हम वो दवा खा रहे हैं। मतलब अनैच्छिक अवधान भी वही है कि इच्छा नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते कि उस वस्तु की ओर ध्यान लगाए। आप नहीं चाहते मेरी वीडियो को देखें, लेकिन मेरी वीडियो में वो गुण है या वो क्वालिटी है जिसके कारण आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, अनैच्छिक अवधान बोलेंगे। आई होप कि आप लोग चीज को समझ रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल तो चलिए मैंने दे दिया, चलिए आप लोग अपने से बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। आगे बात करते हैं अवधान की विशेषताएं, है ना, कौन कौन से इसके क्वालिटी है या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं विशेषताओं को। तो सबसे पहला होता है फ्रेंड्स चयनात्मक स्वरूप। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया अवधान के बारे में कि अवधान का एक चयनित मानसिक प्रक्रिया, मतलब कि यहाँ व्यक्ति अपनी आवश्यकता, अपनी इच्छा के अनुसार चीजों का चयन करता है, वस्तुओं का चयन करता है, और फिर उसको अपनी चेतना के केंद्र में लाता है, और उसी को वो क्या करता है, अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं चयनात्मक स्वरूप बोलते हैं। ठीक है। इसमें वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी वस्तु पर क्या करता है, तो ध्यान को लगाता है। ठीक है। देखा जाए तो बहुत सारे वातावरण में बहुत सारे वस्तु है, लेकिन उस वस्तु में से वो क्या करता है, चयन करता है कि भाई ये वस्तु मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे मेरी जरूरत पूरा हो सकती है, और फिर उस वस्तु को वो क्या करता है, तो ध्यान करने का प्रयास करता है। दूसरा है चंचलता। फ्रेंड्स बालक में देखा होगा आपने कि चंचलता बहुत होती है। मतलब कि बालक का जो ध्यान होता है ना, वो एक समय में एक साथ एक जगह पर नहीं रहता है। ठीक है। इसीलिए बालक को चंचल कहा गया है। वो तुरंत इधर देखेगा, तुरंत उधर देखेगा, तुरंत उधर देखेगा, है ना। मैंने मेले का एग्जांपल जो बताया कि उसका एक खिलौने पे ध्यान नहीं लगेगा, एक बार वो कार देखेगा, फिर वो ट्रेन देखेगा, फिर वो एरोप्लेन देखना शुरू कर देगा, वो तुरंत। मतलब देखा जाए तो चंचलता जो है ना, मतलब 5 से 6 सेकेंड में व्यक्ति का, बालक का जो ध्यान होता है वो ऑटोमेटिकली बदलते रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं चंचलता। ठीक ना। तीसरा है अवधान का विभाजन। देखा जाए तो अवधान का विभाजन ये एक्चुअली सूट नहीं करता यहाँ पे, मतलब हम लोग विभाजन नहीं कर सकते, ध्यान का विभाजन कैसे कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता। लेकिन ये व्यक्ति में गुण होता है, बल्कि बोल सकते हैं ऑटोमेटिकली उसमें गुण होता है कि उसका ध्यान क्या होता है, कहीं कहीं इधर उधर जाने लगता है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, पीछे से अगर आवाज आए तो आपका ध्यान उधर भी जा सकता है, आप पीछे पलट के देख सकते हैं, या माँ आपकी आवाज दे दी तो आपने उनको भी जवाब दे दिया, हाँ मैं आ रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, ध्यान का विभाजन हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में वो विभाजन नहीं होता, मतलब ध्यान का भटकाना होता है, या चंचलता बोल सकते हैं। ये जो इससे रिलेटेड है चंचलता से ही है। ठीक है। अगला है अवधान विस्तार। अवधान विस्तार का मतलब होता है कि बहुत सारे व्यक्ति प्रयास करते हैं, है ना, कि वो एक बार में बहुत सारी चीजों पर ध्यान लगाए। जैसे आप लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं, तो एक तरफ आप यूट्यूब चला रहे हैं, एक तरफ आप व्हाट्सअप चला रहे हैं मिनिमाइज करके। ठीक है ना। मतलब एक साथ बहुत सारे काम करें, आपका ध्यान हर जगह पर है, उसी को क्या बोलते हैं, तो अवधान विस्तार बोलते हैं। मतलब एक समय में बहुत जगह ध्यान लगाना ही क्या कहलाता है, अवधान विस्तार कहलाता है। तो ये भी इसकी विशेषता है। उद्देश्य फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि बिना उद्देश्य का कोई कार्य होता ही नहीं है। अगर आप किसी वस्तु पे ध्यान लगाना चाह रहे हैं, आप मेरी वीडियो को बड़ी ध्यान से देख रहे हैं, अवधान के साथ देख रहे हैं, ध्यान के साथ देख रहे हैं, अटेंशन दे रहा है, मतलब क्या आपका उद्देश्य है कि मुझे यहाँ से सीखना है ना। तो बिना इंटेंशन के, बिना ऑब्जेक्टिव के कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर ध्यान नहीं लगाता है। तो उद्देश्य भी होना चाहिए, तभी जाके अवधान आपका लग पाएगा। ये भी एक इसकी विशेषता है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स स्मृति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेमोरी बोलते हैं। ठीक है। मैंने बताया मस्तिष्क में कि हमारा जो दिमाग होता है वो क्या करता है, कंट्रोलिंग भी करता है
और स्टोरेज कैपेसिटी भी रखता है, मतलब चीज़ों को ये स्टोर करके रखता है, चाहे वो टेम्प्रोरी हो चाहे वो परमानेंट हो। तो स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। मतलब क्या हुआ कि अगर ये देखा जाए तो एक तरीके से अवधान से संबंधित है। अगर आपका अवधान जितना अच्छा होगा आपका स्मृति भी उतना बेहतर होगा। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, आपके स्मृति में वो सेट होते जा रहा है, मेमोरी में बैठते जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो ध्यान जितना अच्छा होगा स्मृति उतना ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। स्मृति का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सीखना और उसको याद रखना दिमाग में, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्मृति बोलते हैं, मेमोरी। ठीक है, बात करते हैं स्मृति के तकनीक। तो स्मृति के फ्रेंड्स तकनीक की बात करें तो कुछ तकनीक है, जैसे याद करने और रखने का संकल्प। अगर आपके अंदर में इच्छा रहेगी और संकल्प रहेगा तो ही आप चीज़ को क्या कर पाएंगे, तो सीख सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं। मतलब एक अंदर से संकल्पित होना होगा आपको, अपने आप में एक बोल सकते हैं ना कि प्रॉमिस करना होगा कि नहीं मुझे ये सीखना है, मुझे इसको याद रखना है। जब तक ये भावना नहीं आएगी आप चीज़ को नहीं स्मृति कर पाएंगे, रख पाएंगे अपने दिमाग में, और ना ही ध्यान लगा पाएंगे। जब तक इच्छा ही नहीं होगी, संकल्पित नहीं रहेंगे, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा, ध्यान नहीं लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो बात सेट नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा बात करें तो रुचि और अवधान। अभी मैंने बताया कि किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति के अंदर रुचि होना चाहिए। अगर रुचि नहीं है तो आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। तो रुचि और अवधान देखा जाए तो एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं कि जहाँ रुचि होगा वहाँ ऑटोमेटिकली ध्यान होगा। अगर आपके यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे वीडियो में आपको रुचि आ रहा है, तो आप वहाँ पे ऑटोमेटिकली आप ध्यान लग जाएगा, आपका लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, समझ में आ रहा है। और वहाँ से आप चीज़ों को बड़े आसानी से सीख सकते हैं, और सीखने का मतलब वो दिमाग में आपका फिट कर जाएगा। तो रुचि और अवधान भी इसका क्या है, एक टेक्निक है। आगे बात करते हैं दोहराना और अभ्यास। मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करके आप देखिए, बार बार उसको प्ले करें, डाउनलोड कर लीजिए, उसको बार बार प्ले करके देखिए। तो उससे क्या होगा, आपका अभ्यास होगा, आप दोहरा रहे हैं, इससे भी क्या होता है, तो स्मृति आपकी तेज होगी, स्मृति आपकी बढ़ेगी। परिवर्तन और उचित विश्राम। लगातार आप नहीं देख सकते मेरे वीडियो को, मेरे क्या किसी वीडियो को नहीं देख सकते, या लगातार आप पढ़ाई नहीं कर सकते, लगातार किसी कार्य को आप नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहना चाहिए, समझ में? और एक निश्चित समय अंतराल पे आपको विश्राम देने की भी आवश्यकता है, क्योंकि लगातार अगर आप पढ़ते हैं तो वो फिर दिमाग में नहीं जाता, बस आप पढ़ रहे हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा या बाउंस कर जाता है। बाउंस होता है ना क्रिकेट में, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। मतलब कि ये भी स्मृति का एक टेक्निक है कि भाई कुछ कुछ परिवर्तन करते रहिए और समय समय पर आप उसको थोड़ा सा रेस्ट भी देते रहिए। इसीलिए एनसीएफ 2005 ने भी कहा था कि प्राइमरी लेवल पे जो पीरियड होना चाहिए बच्चों को 35 मिनट का ही होना चाहिए, क्योंकि 35 मिनट के बाद एनसीएफ ने माना कि बच्चे बोर होने लगते हैं, मतलब उनका जो ध्यान होता है वो भटकने लगता है, और ध्यान भटकेगा तो स्मृति खत्म हो जाएगी। इसीलिए उचित परिवर्तन और उचित क्या बोलते हैं और ये विश्राम दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। आप देखिएगा परिवर्तन इसलिए क्योंकि अगर आपको एक डेली एक ही खाना दिया जाए तो आप उससे बोर हो जाएंगे, भले वो आपका फेवरेट खाना हो, आप पनीर खाएं, नॉनवेज खाएं, कुछ भी खाएं, लेकिन डेली अगर वो दिया जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो आप बोरियत फील करने लगेगा उसको। मतलब वहाँ भी परिवर्तन जरूरी है। वैसे ही स्मृति के तकनीक में भी परिवर्तन जरूरी है। आप सिलेबस बदल के पढ़ें, बच्चे को बोले 35 मिनट के बाद मैथ पढ़ो, फिर 35 मिनट के बाद साइंस पढ़ो, फिर हिंदी पढ़ो, तो बच्चे को मजा आएगा, वो चीज़ को ध्यानपूर्वक देखेगा और उसके दिमाग में सेट करेगा। अगला पॉइंट है लय की सहायता लेना, मतलब ताल लय होना चाहिए। देखते हैं छोटे बच्चों को क्या करता है, लय के साथ कविताएं या कुछ कहानियां वगैरह सिखाई जाती है या पहाड़ा सिखाया जाता है उनको, इससे क्या होता है उनके दिमाग में वो चीज़ सेट कर जाता है। तो जो सुर लय ताल होता है ना उसका भी यूज किया जाता है स्मृति बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही 2-3 टॉपिक थे। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरे वीडियो को। एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा फ्रेंड्स कि आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि मैं ये जो पॉइंट्स बनाता हूँ ये पॉइंट्स आपको पसंद आते हैं कि नहीं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ मेन हेडिंग लिखूं और उसको एक्सप्लेन करूं। मतलब क्या आप लोग चाहते हैं, आप लोगों का क्या डिजायर, आपके क्या इच्छा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं कि मैं वीडियो कैसे बनाऊँ। हो सकता है कि ये जो टेक्निक है मेरा, है ना, वो बेहतर नहीं है तो मैं इसको चेंज करूँगा, ठीक है। मैंने बताया था ना मूल्यांकन, तो मूल्यांकन में छात्र का भी मूल्यांकन होता है और शिक्षक का भी मूल्यांकन होता है। तो अगर मेरा मूल्यांकन सही नहीं है, मतलब मेरा टीचिंग सही नहीं है, तो कहने का मेरा भी तो मूल्यांकन होना चाहिए। तो मेरा मूल्यांकन कौन करेगा, तो आप लोग करेंगे। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में, ये जो टेक्निक है पढ़ाने का ये सही है या नहीं, फिर मैं इसमें कुछ चेंजेस करने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों की तरफ से पॉजिटिव फीडबैक आएगा कि नहीं ये सही है तो इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज से हमारा जो ये यूनिट S2 है ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। हम लोग अब नेक्स्ट जो भी हमारा बुक रहेगा उसको देखेंगे। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही।
आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।